हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हमें यह पढ़ना है कि कैसे जब हम एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाते हैं तो कितनी एनर्जी हमारी एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। तो इस चीज को समझने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था तुम्हारा रेमंड लिडमन। क्या था? रेमंड लिडमन। ठीक है, ये जो थे इन्होंने क्या दिया? 10% लॉ दिया। क्या दिया? 10% लॉ दिया। ठीक है, तो इस लॉ में क्या बोला गया था कि जब हम एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाते हैं तो जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% वो क्या होती है? सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। क्या होती है? सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। बात समझ में आ गई? हाँ, जब भी हम एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाएंगे तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10%। और इसी लॉ को क्या बोला गया है? 10% लॉ बोला गया है। तो सबसे पहले लिखिए 10% लॉ। ठीक है, क्या लिखना है? 10% लॉ। दस प्रतिशत का नियम। 10% का नियम। ठीक है, क्या कहता है? सुनो, लिखिए, बोलो। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, only 10% of the energy, only 10% of the energy entering a particular tropic level, of organism, ठीक, organisms is available for transfer to the next higher tropic level। तो हिंदी में लिखेंगे 10% नियम के अनुसार ट्रॉपिक लेवल को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोल रहे थे? ट्रॉपिक लेवल को क्या लिखा है हिंदी में? हाँ, देखा, पोषी स्तर। तो क्या बोल रहा है? only 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, मतलब क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए केवल 10% ऊर्जा ही बची रहती है जो आगे बढ़ती है, जो आगे जाती है। बात समझ में आ गई? 10% का नियम या 10% लॉ हमें यह कहता है कि जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं, मतलब एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाते हैं, तो सिर्फ 10% ही क्या करता है? वो अवेलेबल होता है नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, उससे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सबसे नीचे क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स, मतलब पौधे होते हैं। हाँ, फिर क्या होते हैं? हार्बीवोरस होते हैं। क्या होते हैं? हार्बीवोरस। ठीक है,
मतलब शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। ठीक है। फिर होता है कार्निवोरस। क्या होता है? कार्निवोरस। ठीक है। और फिर होते हैं एपेक्स। ठीक है। एपेक्स भी बोला जाता है। क्या होता है? एपेक्स। ये होता है मांसाहारी। ठीक है। और ये होता है, क्या होता है ये? सर्वहारी। नहीं, सर्वहारी नहीं होगा, सबसे ऊपर उच्च उच्च मांसाहारी। ठीक है। तो समझो, जो ये प्लांट, लिख लो जो भी है। हाँ, तो जो ये प्लांट्स है, इन प्लांट्स को लेट सपोज कितनी एनर्जी मिली? जो ये प्लांट्स है, पौधे हैं, इनको सन से कितनी एनर्जी मिली? 1000 जूल। कितनी मिली? 1000 जूल। इतनी एनर्जी मिली, क्योंकि हमें पता है एनर्जी की जो होती है वो कितनी होती है? जूल में होती है। कितनी होती है? जूल में। तो उनको कितनी मिली? 1000। ठीक है। अब 1000 का 10% किसमें जाएगा? हार्बीवोरस में जाएगा। किसमें जाएगा? अरे तो मैं 1000 से स्टार्ट कर दिया। लो भाई, जरूरी नहीं है भाई, वो एग्जाम्पल के लिए ले रखा है। 10,000 ले लो। हाँ, तो 10,000। ठीक है, 10,000 मिला। हाँ हाँ, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना। हाँ, तो अब देखो, प्लांट्स को 10,000 जूल एनर्जी मिली। ठीक है। अब इसका सिर्फ 10% ही किसके पास जाएगा? हार्बीवोरस के पास जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 जूल जाएगा। हाँ, अब हार्बीवोरस के बाद नेक्स्ट किसके पास जाएगा? कार्निवोरस के पास। वो भी कितना जाएगा? 10%। कितना रहेगा? 100 जूल। कितना रहेगा? 100 जूल। ठीक है। और फिर इस कार्निवोरस से एपेक्स कार्निवोरस के पास वो भी कितना आएगा? 10%। तो 10% कितना हो जाएगा? 10 जूल। कितना आएगा? 10 जूल। ठीक है। तो हर एक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है, जो जाती है, जो नेक्स्ट लेवल में जाती है। ठीक है। अब वही बता रहा हूं, जो 90% एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, जो वो एनिमल करता है, उसकी हीलिंग के लिए, उसकी अदर एक्टिविटीज के लिए वो अपनी बॉडी में यूज कर लेता है। और बाकी फिर भी अगर कोई एनर्जी बच जाती है तो वो एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो रेस्ट 90% का ये होता है। सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए या नेक्स्ट पोषी स्तर के लिए उपलब्ध होती है। बात समझ में आ गई? सिर्फ कितना? 10%। इसी को क्या बोला गया है? 10% लॉ कहा गया है। एक मिनट। हाँ, 10 जूल है। अब वो मर जाएगा, वो किस में मिल जाएगी? एनवायरमेंट में। 10%। अब इसका अब एक मिनट, इसको जब अब आगे अगर बढ़ाएंगे तो कौन खाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद भी कितना आएगा? 10%। कितना जूल आएगा? 1 जूल। ठीक है। तो अब उसके बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म जमीन में मिला देंगे उस एनर्जी को, तो एनवायरमेंट में चली गई ना सारी एनर्जी, बस खत्म। हाँ। हाँ, नहीं, वो भी तो खर्च करेगा उसको, और खर्च करेगा, अगर उसको कोई और खा लेगा तो उसके बाद चली जाएगी। और अगर वो उसने खर्च नहीं करी तो एट द एंड वो मर जाएगा, तो एनर्जी भी उसके साथ पूरी एनवायरमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, खत्म हो, मतलब एनवायरमेंट में मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, समझ में आया? 10% एवरेज है, बस एवरेज ही मान के चलते हैं, बट 10% अकॉर्डिंग 10% लॉ के हिसाब से समझाता कि कैसे वो होगी। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू होती है 10%, बट इस 10% लॉ के हिसाब से मैंने समझाया कि किस तरीके से। बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेगा 10% लॉ क्या होता है, या ऐसे पूछ लेगा कि प्लांट्स को इतना मिल रहा है, प्लांट्स को इतना मिल रहा है, तो बताओ कार्निवोरस को या एपेक्स कार्निवोरस को कितना मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो भाई वो डिपेंड करता है ना कितनी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं। अब वो उसको बोलते 10 करोड़ मिल रहा है इसको जूल, तो उसको तो अलग मिलेगा ना फिर। हाँ, तो वही बात वही है। तो अब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, और डायरेक्टली क्या पूछेगा? 10% लॉ को डिफाइन करो। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन बन गए। बात समझ में आ गई? बेटा उसको लिख लिया, सबने लिख लिया? ठीक है। हाँ भाई, तुम तीनों फिर चालू हो गए। हाँ, ठीक है।
हाँ, अब मैं तुम्हें फूड चेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं जो पुरानी बुक में ही है, ठीक है। और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। बच्चे इसको अक्सर छोड़ देते हैं बट इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या है टॉपिक। एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या बोल रहा है? अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन, ठीक है। हमारे अनजाने में हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चलते जाते हैं और वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं और उसकी मदद से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल फसलों को उगाने के लिए यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन सब का यूज होता है। तो प्लांट्स तो इन सब चीजों को ऑब्जॉर्व करते होंगे ना, करते होंगे, और उनकी फसलों में भी इनके ट्रेसेस पाए गए हैं, ठीक है। तो अब उन फसलों को हम खाएंगे, तो उन फसलों को हमारे खाने की वजह से क्या होगा कि जो भी केमिकल्स उनके अंदर थे वो हमारे अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जब हम डेली खाना खाएंगे तो डेली वही अनाज खाते रहेंगे, तो डेली जैसे जैसे हम खाते जाएंगे वैसे वैसे वो केमिकल की जो मात्रा है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी, ठीक है। और इसी चीज को बोला गया है बायो अक्यूमुलेशन। क्या बोला गया है? बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है। और इसका एक और नाम है, एक और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो ये हार्मफुल चीजें ये हर लेवल में क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है, ठीक है, मैग्नीफाई करती जाती है, ठीक है। प्लांट्स में कम है बट उससे नेक्स्ट टॉपिक लेवल में वो बढ़ जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक लेवल में और बढ़ जाएगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेवल में और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब ये हार्मफुल चीजें बढ़ती जाती है तो उनको क्या बोला जाता है? बायो मैग्निफिकेशन। और जब ये जमा होती जाती है टॉपिक लेवल में तो उसको बोला जाता है बायो अक्यूमुलेशन। बात समझ में आ गई? दो टॉपिक, एक है बायो अक्यूमुलेशन और एक है बायो मैग्निफिकेशन। हिंदी में बोले तो उसको मैं बता रहा हूं। हाँ, इसे बोलते हैं जैव आवर्धन। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम? बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। इसे लिख रहे हैं, बता रहा हूं, मैग्निफिकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव आवर्धन। The top level in food chain. मैं मिल गई है। हाँ, इन अ फूड चेन, हाँ मैं लिखवा रहा हूं, लिख लो फिर। इन अ फूड चेन केमिकल्स और हार्मफुल materials get accumulated progressively at each tropic level,
this phenomena of accumulation this phenomena of accumulation is known as biomagnification. ठीक है। फूड चेन को क्या बोला था? आहार नहीं आहार श्रृंखला हाँ, आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में रसायनों और हार्मफुल को क्या बोलेंगे? हानिकारक तत्व संग्रहित होते जाते हैं और इसे जैव आवर्धन कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे फिर से क्या समझाऊं मैं, ध्यान समझना भाई। इधर प्लांट्स है, पौधे, ठीक है। तो जब इन पौधों को उगाया जाता है तो वेरियस टाइप्स की यहाँ पे यूज किया जाता है। यूरिया यूज किया जाता है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, ठीक है। हर्बिसाइड्स यूज किया जाता है, ठीक है। वीडीसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इन सब चीजों का इस्तेमाल, खरपतवार, उसके बाद क्या बोलते हैं, कीटनाशक, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड, ये सब चीजें किससे बनी होती है? रसायनों से बनी होती है, हानिकारक सब्सटेंसेस से बनी होती है, जो हमारी बॉडी में ये ऐसे चीजों से बनी होती है जो डिकम्पोज नहीं हो सकती। बात सिंपल है, ये ऐसी चीजों से बनी होती है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती है। तो वो एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रेवल करने के बाद भी कंज्यूम पूरी तरीके से नहीं होगी, कंज्यूम ही नहीं होगी, ठीक है। तो बात सुन नहीं, कंज्यूम नहीं होती है, ट्रांसफर होती जाती है। जैसे लास्ट में ट्रांसफर होगी तो जमीन में चली जाती है। वही तो बात, तो समझ आगे तो आने तो दे यार, तो पूरा आगे पहुंच जाता है, मेरे को अपनी बात खत्म करने दे। हाँ, तो ये प्लांट्स है, इन सारे रसायनों को लेगा, इन सारे हानिकारक प्रोडक्ट्स को, या जो भी सब्सटेंसेस, इनको ऑब्जॉर्व करेगा, है ना, ऑब्जॉर्व करेगा। तो ऑब्जॉर्व करने के अंदर इसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारी ये सारी पार्टिकल्स आ जाएंगे इसके अंदर। हाँ, तो इसके बाद इसको कोई हार्बीवोरस खाएगा, है ना, कोई हार्बीवोरस खाएगा, और फिर कोई इसको कार्निवोरस खाएगा, हाँ, और फिर कोई एपेक्स खाएगा, और सबसे ऊपर तो हम होते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊपर क्या है? हम होते हैं, ह्यूमंस। हम एपेक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है, एपेक्स प्रेडेटर। हाँ, तो 10% लॉ तो पढ़ा है हमने, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बट जब हम इनको खाते हैं, जब इनको हम कंज्यूम करते हैं, तो इनके साथ साथ ये सारी चीजें भी क्या होती है? हाँ, इसमें जाएंगी, फिर इसमें जाएंगी, फिर इसमें जाएंगी, फिर इसमें जाएंगी, और फाइनली कहां पे जाएगी? सबके सब हमारे अंदर, ठीक है। सबके सब किसमें आएंगे? हमारे अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करे, जैसे इसमें है, इससे जा रहा है, ठीक है, फिर इससे जाएगा, फिर इससे इस पे जाएगा, फिर जब हम खाएंगे हमारे अंदर आ जाएगा। बिल्कुल, डायरेक्ट प्रोड्यूसर को भी आ सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारे अंदर आ सकते हैं वहां से भी, ठीक है, या हम इधर से भी जाएंगे।
तो इसमें क्या होता है, इन सारी चीजों का हर टॉपिक लाइन में क्या होता है, जमा होती जाती है। क्या होती है, खाते जाएंगे तो जमा होती जाएगी ना हर टॉपिक लाइन में, और फिर वो नेक्स्ट टॉपिक लाइन में आगे बढ़ जाएगा, फिर वो और उसके नेक्स्ट पर बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से इन हानिकारक चीजों का या इन रसायनों का एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाना और वहां पर इकट्ठा होना, वहां पे संग्रहित होना, इसी को क्या कहा गया है, बायो मैग्निफिकेशन कहा गया है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं कि ये जो केमिकल्स है, ये जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इनका एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाना, ठीक है, एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाना और वहां पर अक्यूमुलेट होना, संग्रहित होना, इकट्ठा होना, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाना, तो इसी को क्या कहा गया है, बायो मैग्निफिकेशन कहा गया है। ये एक बहुत एक बुरा वो है जो हमें झेलना पड़ता है फूड चेन की वजह से, ठीक है, क्योंकि फूड चेन तो हर जगह है, ठीक है, फूड चेन से बाहर तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो तुम्हें तो खाना खाना है और वो खाना किसमें आएगा, फूड चेन में आएगा। तो फूड चेन की एक बहुत बोल लो कि बुराई है, नेगेटिव पॉइंट है, ये क्या है, क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो जमा होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक खाओ। ऑर्गेनिक जो होता है ना, ऑर्गेनिक में ये सारी चीजों का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, इसी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। आजकल सिर्फ प्लांट से नहीं, आजकल जो नदियां हैं उनका पानी भी क्या हो गया है, गंदा हो गया, ठीक है। और एक और चीज बताता हूं, हम कहा ग्राउंड वाटर पीते हैं, तो ग्राउंड वाटर में भी ये सारी चीजें मिल रही है ना, तो ये सारी चीजें ग्राउंड वाटर में मिलके ग्राउंड वाटर को भी क्या कर रही है, कंटेमिनेट कर रही है। क्या कर रही है, कंटेमिनेट कर रही है। कंटेमिनेट का मतलब दूषित कर रही है, क्या कर रही है, दूषित कर रही है, और वही पानी फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम वो पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे अंदर आ रहा है, तो हमारे अंदर से कहीं और तो जा नहीं सकता, तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी तो तुम देख रहे हो, सब चीज आके क्या हो रही है, हमारे अंदर ही इकट्ठा हो रही है। तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर आके इकट्ठे होने को, मतलब ये सारे केमिकल्स का इकट्ठा होना ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसी को क्या कहा गया है, बायो मैग्निफिकेशन कहा गया है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। हाँ, यूरिया एक वो डालने के लिए, मतलब फसलों को उपजाऊ बना, मतलब जो मिट्टी है ना उसको उपजाऊ बनाने के लिए डाला। हाँ, एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, एपेक्स में टाइगर आएगा, लॉयन आएगा, चील नहीं आएगी, चील डिकम्पोजर है वो। चील जो है ना, चील को तुम देखो, हॉक जो है ना वो तुम एपेक्स में मान लो, बट उसका मेन काम क्या होता है, गंदगी साफ करना होता है, ठीक है। ईगल, हाँ, उसका गंदगी साफ काम करना ही होता है। गिद्ध वल्चर्स की बात कर रहा था मैं। हाँ, चील फिर एपेक्स में आएगा, चील एपेक्स में आएगा, जो वल्चर है वो डिकम्पोजर्स में आएगा, क्योंकि उसका काम होता है आसपास के जो भी मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाने का। हाँ, तो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो भाई फिर मिट्टी से तो सब आता है, तो कहां जाएगा फिर, इसीलिए बॉडी को जला देते हैं। हाँ, क्या पढ़ना नहीं है, खत्म कर दो चैप्टर, नहीं कर दो खत्म, लग रहा है मुझे खत्म कर देता हूँ। डेली मैं असाइनमेंट दे दूंगा, वही सॉल्व करवाता रहूंगा, तुम चुपचाप तो बैठे रहोगे। चैप्टर करवा रहा हूं तुम्हें, एक एक टॉपिक इतना डिटेल में बता रहा हूं, पढ़ना नहीं है तुम्हें। पीछे वालों का तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, तुम्हें तो भाई बात करने आते हो तुम, यहाँ पे सिंपल सी बात है। स्कूल में पता नहीं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, या कहीं और ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान लेके आते हो, यहाँ पे बैठ के मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो अपनी बातें कर रहे होते हो। तुम्हें यहाँ पे चाहिए ही नहीं होती, तुम्हें यहाँ बात करने आते हो, सिंपल सी बात है। मैं बाहर बैठा फिर मेरा भी इतना, मैं क्यों चिल्ला रहा था एक टॉपिक के पीछे, क्योंकि आ सकता है ना पेपर में, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ऐसा कोई टॉपिक के बीच में दे रखा है, लाइंस के बीच में बायो मैग्निफिकेशन, ढूंढ लो कहां वो करोगे, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं।
ऐसे बनते हैं, तुम्हें सुनना नहीं है, उस पे आ जाएगा फिर बोलो भैया ने पढ़ाया नहीं था। तो नेक्स्ट है भाई कि किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटीज है वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है, उनको खत्म कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन। डिप्लेशन ओजोन परत का अपचित होना। भैया ओजोन लेयर के कौन सा मतलब है? बहुत कोडिंग होता है कैसे हो सकता है? इसके कैसे आई प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्ट करता है, इस्तेमाल भी होता है, स्किन प्रॉब्लम भी होती है। ऑल तो कारण होते हैं। तो देखो भाई ओजोन, ओजोन ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है O3। क्या होता है? O3। ये बनता कैसा है? जब हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है? नेसेंट। तो ये O3 होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? तुम्हें पता होगा कि जो ऑक्सीजन है वो हमेशा पेयर में रहता है। क्या रहता है? हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। वो कभी भी अकेला नहीं रहता। अगर वो अकेला है इसका मतलब वो हाईली रिएक्टिव है। क्या है? हाईली रिएक्टिव है। और अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो वो जल्द से जल्द क्या करना चाहेगा? रिएक्ट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? रिएक्ट करना चाहेगा। तो तुम बोल सकते हो कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है भैया ये कहां से आती है? तो ये भी ऑक्सीजन के अंदर से आती है। जो तुम्हारा O2 है, ठीक है, जो O2 है, लेट्स सपोज O बॉन्ड O है, O2 बनाएगा, ठीक है, इसको O2 लिख सकता हूं। तो इसका जो बॉन्ड है ये इसको कौन तोड़ेगा? यूवी रेज तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज आती है, हाँ, तो क्या करती है? ऑक्सीजन को तोड़ देती है। और जब ऑक्सीजन को तोड़ती है तो क्या बनाता है? नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और यही नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर दोबारा ऑक्सीजन के साथ आके रिएक्ट करके क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। क्या बनाता है? ओजोन। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन समझ में आ गई कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको तोड़ता कौन है? यूवी, यूवी रेज। यूवी रेज का मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें। हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, अल्ट्रा वायलेट किरणें, ठीक है। ये क्या करती है? दो ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसको तोड़ देती है और एक एक ऑक्सीजन का एटम बना देती है, एक एक ऑक्सीजन का परमाणु बना देती है। और हाँ, क्या कहते हैं? पराबैंगनिक। अच्छा, पराबैंगनी। अच्छा, यूवी रेज को बोला जाता है पराबैंगनी किरणें, ठीक है। तो ये क्या करती है? ऑक्सीजन को परमाणु में बदल देती है। किसमें बदल देती है? परमाणु में। और अगर ऑक्सीजन एक परमाणु की फॉर्म में है या उसके रूप में है तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। एज यू नो कि 288 है ना, ये कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर O अकेला है, O अकेला है तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? वो रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर जो ये नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन किसे बोला जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन सिर्फ अकेला एटम हो, ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम हो, ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम हो, उसको क्या बोला जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे बना, ठीक है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे बना ये क्या करेगा? फिर फर्दर जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ जाके क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा। और जैसे ये नेसेंट ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? O3। O3 क्या होता है? ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन। बात समझ में आ गई? फॉर्मेशन, हाँ। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है? ओजोन बनता है। क्या बनता है? ओजोन बनता है। कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्या करेंगी? यहां पे सिंपल सा लिख रहा हूं, यूवी जो रेज है, यूवी रेज, ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगी। क्या करेंगी? ब्रेक करेंगी। और ब्रेक करने के बाद यहां पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम बनेगा। ये ऑक्सीजन का सिंगल एटम किससे रिएक्ट करेगा? रिएक्ट विद
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा और फिर क्या बनाएगा, फॉर्म ओजोन, फॉर्म ओजोन, ठीक है। जो ये पराबैंगनी किरणें हैं, ये क्या करेंगी, जो हमारे O2 का अणु है, O2 का अणु है उसको, O2 के अणु को तोड़ेगी, क्या करेगी, तोड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाएगी, एक परमाणु बनाएगी, परमाणु बनाएगी, किसका परमाणु, O का एक परमाणु बनाएगी, और फिर जो कि क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, O2 के, ठीक है, जो हमारा वायुमंडली है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करेगा और फिर क्या बना लेगा, ओजोन बना लेगा, क्या बनाएगा, ओजोन। बात समझ में आ गई। इस तरीके से ओजोन फॉर्म होती है। तो कभी कभार तुम्हारे पास 1 नंबर का या 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ओजोन कैसे बनती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया, फॉर्मेशन समझ में आ गया कैसे बनता है, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। हाँ हम लोग ऑक्सीजन को बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए वो जो एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ना, वो लाओ, टूट जाएगी। अल्ट्रावायलेट किरणें तो हमने बनाई ली है, उसको जब डालेंगे ऑक्सीजन का टूट जाएगी, बट वो बहुत माइक्रो सेकंड के लिए टूटती है, ठीक है, क्योंकि बहुत देखो, 2 अगर ऑक्सीजन खाली खाली पड़े हुए हैं, तोड़ दिया उनको, तो वापस से रिएक्ट कर लेंगे ना, वापस से O2 बना लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आसपास बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, इसीलिए रिएक्ट करते हैं ऐसे। अभी तो वहां पे डिप्लेशन आ गया था ओजोन लेयर, बात समझ में आ गई यहां तक। इससे होता क्या है, क्या, अगर ओजोन लेयर मतलब इफेक्ट होता है उस पे, तो उसका हमारे पे क्या होता है, अभी बता रहा हूँ कॉजेस क्या होते हैं। ओजोन लेयर में भी वो आ गया था, डिप्लेशन काम में आया था। अभी कौन से कंट्री में ओजोन लेयर में डिप्लेशन आ गया था, कंट्री में नहीं आया, कंट्री में नहीं आया, क्या हुआ था, अंटार्कटिका में आया था, छोटा हो गया होल। तो पूरा निकलेगा हमारा, ऐसा सबको लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो तो ऐसा सोचे मिटाऊं, ठीक है। अब देखो भाई, ओजोन की कॉजेस, अगर ओजोन लेयर ना हो, ठीक है, इफ ओजोन लेयर इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, अगर ओजोन परत ना हो, ठीक है, अगर ओजोन परत ना हो तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी इसकी, स्किन बर्निंग, ठीक है, त्वचा का जलना। नेक्स्ट, इसकी वजह से स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ओजोन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल, इफेक्ट ऑन जीन, ठीक है, जीन को, हाँ, जीन पर प्रभाव, ठीक है। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन नहीं होगा तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आई साइड, जो हमारी आई वॉल्स है वो भी जल सकती हैं,
ठीक है। तो ये तो कुछ मैंने लिखे हैं, और भी बहुत सारे रीजन है। अगर ओजोन ना हो तो इन सब चीजों को हमें झेलना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? कॉजेज बोल लो, इफेक्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर ओजोन नहीं हुआ उसके बारे में, ठीक है। कॉजेज थोड़ी ना हो, कॉजेज नहीं है, इफेक्ट्स हैं। कॉजेज का मतलब होता है कारण, ठीक है। ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है उसके कारण। हाँ, उसका कारण तो ये है भैया कि हम लोग वो अच्छा लिख लो भाई, कैसे हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, ये वाला भैया बता दो क्या पॉल्यूशन हो रहा है जैसा, और फिर अभी बताओ, आ रहा हूँ ना भाई उस चीज पे, आ रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन। कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन। ओजोन के अपक्षित होने के कारण। हाँ, मतलब उसका टूटना या उसका बिखर जाना या नष्ट होना, नष्ट बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, धरती पे रखेंगे मतलब वो ओजोन नहीं बनती है वहां पे, O3 मॉलिक्यूल है ना, वो नहीं बनता।